Hello everyone. So today we are going to start a new book of class 12th geography. The title is India, People and Economy. Now here we are having total 9 chapters which we are going to cover one by one. So book 1 has already been completed. We are now going to the next book of class 12th. So in that first chapter we are having, that is population. So remember one thing students, that in this book all the things, all the details and every chapter which is given here is related to our country India only. Okay, any title is given in this chapter, they are all telling about from the Indian perspective. Now the world geography related to human geography, that we have already covered in the previous book. Now this is all about India. So when we are talking about chapter 1 population, distribution, density, growth and composition, so we are talking about Indian population. Okay, so we will start with the introduction of this chapter. Now people are very important component part of the country. Now India is having the second most populous country after China. Now the total population is 1210 million. This is the calculation of 2011. बट सिंस द सेंसस हैज़ नॉट बीन डन सो फार 2011 से अभी तक ऑफिशियल सेंसस जो है वो नहीं हुआ है. ठीक है, वो अब नेक्स्ट 2 ईयर्स में होगा. देन उसमें ये फाइनली यही होगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है पॉपुलेशन में, नंबर 1 है. ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग इट वाज नंबर 2. नाउ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ लार्जर दैन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको एक साथ अगर काउंट किया जाए तो इससे भी कहीं ज़्यादा है. More often, it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources. मतलब कभी कभी ये भी आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि इतना ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है. और यही एक ऐसा कारण है जिस वजह से सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी कंट्री फेस कर रही है. जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ GDP. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ की जो है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है. तो इसका कहीं ना कहीं कारण पॉपुलेशन को, मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन को माना जाता है. ठीक है, ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, डेंसिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है. अब ये डेंसिटी का मतलब हमें समझा था क्या होता है, पिछले बुक में पढ़ा था हमने, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. फिर ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया में कितने कितने टाइप की पॉपुलेशन है, अलग अलग टाइप्स और रीजन्स के. ठीक है, सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा, दिस बॉक्स यू हैव टू लर्न इट. ठीक है, पॉपुलेशन डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है सेंसस से. ठीक है, हर एक 10 साल में कंट्री क्या करता है, अपना पॉपुलेशन डेटा निकालता है. ठीक है, जो फर्स्ट पॉपुलेशन जो इंडिया में कंडक्ट हुआ था, याद रखना 1872 में हुआ था. लेकिन इसका जो कंप्लीट सेंसस जो निकला, मतलब फाइनली जो इसका रिपोर्ट आया, जो सबके सामने प्रेजेंट हुआ, वो 1881 में हुआ. ठीक है, स्टार्ट 1872 में ये हो चुका था. ठीक है, यानी कि आप देखो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले ही ये काम हो गया था. और इस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स वर प्रेजेंट हियर, तो इस वजह से उन्होंने ही स्टार्ट किया ये सेंसस का काम, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता था. ठीक है, तो वो 1872 में पहले स्टार्ट हुआ. और फर्स्ट कंप्लीट, जब आपसे पूछेगा कि कब स्टार्ट, कंडक्ट कब हुआ पहला सेंसस, तो 1872 ही करोगे. अगर आपसे पूछा गया कि द सेंसस डेटा, कंप्लीट सेंसस डेटा कंडक्टेड, तो आप लिखोगे 1881. ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है. ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे. तो ये क्या है, दे ट्राई टू डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शोन ऑन 8. तो इसमें एक फिगर 1.1 है. तो फिगर 1.1 क्या है आपका, ये है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है. तो ये डॉट्स के हेल्प से ये इंडिया का पॉपुलेशन बताया गया है हर एक स्टेट में. ठीक है, तो आप देखो जहाँ पे जितने ज़्यादा डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है कि दिल्ली में बिल्कुल डॉट्स ही नहीं है, वो पूरा डॉट्स भर चुका है. इतने सारे डॉट्स बन गए हैं कि पूरा ब्लैक कलर हो गया है, कन्वर्ट हो गया है. तो डैट मीन्स द पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी हाई. वहीं उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे, पंजाब में देखोगे, हरियाणा में, तो वहाँ देखोगे आप ये सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो काफ़ी क्लोजली हैं, क्लोज्ड हैं. तो इसलिए आप ये यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, वही अगर एकदम इसके अपोजिट में चले आए तो यहाँ हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाली रीजन में कि डॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है. ठीक है, स्पेसियस हैं. तो यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन काफ़ी कम है. वही अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लेस, बहुत कम डॉट्स हैं. एक डॉट, मतलब एक डॉट अगर यहाँ पे बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाख पर्सन जो है वो उस जगह पर रह रहे हैं. ठीक है, तो अब सोच लो दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है और नॉर्थ इंडिया में कितनी. नाउ सो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. तो आपको मैप से पता चली गया कि कहीं पे ज़्यादा है पॉपुलेशन, कहीं पे कम है, तो अनइवन है. परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री शो दैट यूपी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. ठीक है, पता चल रहा है कि ये स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. कौन से, यूपी में. उसके बाद इसके साथ साथ नेक्स्ट महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. नेक्स्ट आ जाते हैं. ओके, नाउ
चेक फ्रॉम द टेबल आई अपेंडिक्स, वो पीछे बिल्कुल दिया हुआ है लिस्ट में। उसमें क्या है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसमें आपको ये सब नहीं पूछेगा कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को आपका मीनिंग पूछ सकता है और स्टेट्स के नाम पूछ सकते हैं कि किसमें ज़्यादा है, ठीक है, और कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं इनके पास 76% पॉपुलेशन ऑलरेडी है। अगर उसके अपोजिट देखा जाए तो उसमें देखेंगे कि पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल इन स्टेट्स लाइक JNK, 1.04% है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत 0.11% है। एंड उत्तराखंड में देखेंगे 0.84 है। तो ये तीनों जो हैं इसमें काफ़ी कम पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इनके पास जोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पहाड़ी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी लो। सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, मतलब इतने सारे अनइवन तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, ये क्लियरली यही शो कर रहा है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से अफेक्ट रहती है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब अगर कोई ऐसा जगह में आप पहुँच जाओ जहाँ पे आपको कुछ मनी अर्न करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ना इंडस्ट्री सेटअप है, इकोनॉमिकली डेवलप ही नहीं है, तो आप वहाँ पे क्यों रहोगे, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी होता है। और दूसरी बात है कि उनको अपना कल्चर मेंटेन करके रखना है। जब ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन। एज फार एज द फिजिकल फैक्टर आर कंसर्न, ये क्लियर है कि क्लाइमेट के साथ साथ टेराइन, मतलब प्लेन एरिया या पहाड़ी एरिया, वो भी लोग देखते हैं कि हम इस जगह पे रह पाएंगे या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ तो वाटर ही है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन में ज़्यादा क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, हिमालयाज, सम ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आप जानती हो, वहाँ पे ज़्यादा मतलब रहने की कंडीशन नहीं है। एंड वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो नॉर्थ इंडिया हो गया, डेल्टा वाला रीजन हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई दी। वही हिमालयाज हो गए, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हो गए, यहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड, मतलब ये स्पेशलिटी बता रहा है कि इरिगेशन डेवलप हुआ राजस्थान में जो पहले नहीं था। झारखंड में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज थे, वो है ही, अभी भी है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसका डेवलपमेंट हुआ पेनिनसुलर स्टेट में, जबकि पेनिनसुलर डेक्कन एक प्लेटो है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छे से क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो ये इसका रिजल्ट है कि मॉडरेट से हाई पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ गई, जबकि पहले कम थी लेकिन बाद में बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट जो थे लोगों को दिखाई दे रहे थे। वो पहले काफ़ी कम पॉपुलेशन थी, अब उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। अमंग द सोशो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट वंस आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो पॉपुलेशन को ज़रूरत है कि हाँ, मतलब एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो होनी चाहिए। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट हुए। पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, लोग इस जगह पर रह भी रहे हैं कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से अगर पुराने समय से देखें तो यहाँ पे रहा जा सकता है। नेटवर्क का, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप है कि नहीं। अर्बनाइजेशन, फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ वाली फैसिलिटीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी तरीके से पॉपुलेशन को इफेक्ट करती हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रीजन्स फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैव रिमेन्ड द रीजन्स ऑफ लार्जर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, कि जहाँ पे रिवर्स है, जहाँ कोस्टल एरियाज है, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एग्रीकल्चर आराम से किया जा सकता है, तो वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी हाई। इवन दो द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन दीज रीजन्स हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन। लेकिन इन जगहों पर हम फिर भी देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, इन दोनों का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डैमेजिंग कंडीशन में है या फिर वो कम हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई, तब भी यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे पुराने समय से जुड़ा हुआ है कि हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे पहले के लोगों को काफ़ी फ़ायदे होते थे, और अभी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे ये इसकी स्पेशलिटी है ना, और यहाँ पे बहुत साल से ह्यूमन सेटलमेंट और लोग बसते आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और अभी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इतना अच्छे से डेवलप हुआ है कि पॉपुलेशन वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है, तब भी क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन हाई है। ऑन दी अदर हैंड, द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे सिटीज़ के नाम जो है ये अंडरलाइन कर लो, याद रखना कि ये सारे के सारे जो सिटीज़ हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं, और अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज़ यहाँ पे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, ड्राइंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो जो रूरल से लोग गाँव से जो शहर की तरफ, सिटी के एरिया की तरफ जाते हैं, वो ये सारी जो सिटीज़ हैं इनमें काफ़ी अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग हमने पहले ही पढ़ा था, क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। तो डेंसिटी नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, और वो यूनिट
क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर है, इसीलिए दिया है पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स इन गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये क्या है कि एक जगह पे मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे अनदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो वहाँ कितनी रह रही है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी दिखाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, आप देखो 2011 का ही डेटा जो है अभी तक क्या कर रहे हैं, हम काम चला रहे हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काम चला रही है। अभी वो क्या है, नेक्स्ट डेटा जो है उसका 10 हर एक 10 साल में सेंसस होता है, 10 ईयर्स हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था बीच में तो इस वजह से ये सेंसस नहीं हो पाया। अब ये फिर से होगा, ठीक है। अब ये फिर से सेंसस किया जाएगा। तो 2011 डेटा ही अभी तक क्या हो रहा है, रेलेवेंट है, अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। ये मैं सोचता 2018 का डेटा में हम लिखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको लिखना यही है। तो वहाँ उस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की एवरेज कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रह रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल के दौरान अगर हम कंपेयर करें तो 200% की बढ़ोतरी हुई है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है। एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 1951 में हम अगर देखें तो 117 ही जन रहते थे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, लेकिन अब ये बढ़कर क्या हो गया है, 382 पर्सन्स हो गए हैं, ठीक है। नाउ द डेटा सोन इन अपेंडिक्स 1, ये लास्ट में बिल्कुल दिया हुआ है बुक के, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन किया है क्या है तो वो हम पढ़ेंगे। गिव्स एन आइडिया ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री विच रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन। अब इसमें अलग अलग दिखा रहा है, मतलब एक कंट्री में हमारे एवरेज में तो देखें तो एवरेज में तो ये जो पॉपुलेशन है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर हम ये देखें इसमें अगर हम देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में क्या है, तो स्टेट्स में हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 17 ही लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब काफ़ी कम है, ठीक है। नाउ 11,297 बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज एनसीटी ऑफ दिल्ली में है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब इतने सारे पॉपुलेशन जो हैं पर्सन्स जो हैं वो रह रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में देखो केवल 17 हैं, यहाँ पे 11,000 के करीब हैं। अमंग दी नदर्न इंडियन स्टेट्स बिहार सबसे पहले है, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, WB 1029, यूपी 828, दे हैव हाइयर डेंसिटी। केरला की डेंसिटी है 859, तमिलनाडु 555 हैव हाइयर डेंसिटी अमंग पेनिनसुलर इंडियन। ये स्टेट्स के नाम याद रखने हैं कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, और एक्चुअली में पूरे इंडिया की बात की जाए तो उसमें अरुणाचल प्रदेश और एनसीटी ऑफ दिल्ली ये दोनों क्या हैं, एक लो है और एक दूसरा हाई है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। स्टेट्स लाइक आसाम हो गए, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश जो बचे कुछ हैं, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटी। अब जो इन दोनों को आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या है। अब जो बचे कुछ स्टेट्स जो हैं वो तो आपको वैसे ही याद रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग आसाम हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी, ठीक है, इनके पास लो डेंसिटी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को छोड़ के, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यूटीज़ जो हमारे हैं, ठीक है, तो वो भी 8 यूटीज़ हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमें दिखती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार को छोड़ के डिस्कस्ड इन द अर्ली पैराग्राफ इज अ क्रूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, मतलब ये दिखाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखाता है कि एक लैंड एरिया में ह्यूमन कितने रह रहे हैं और उनकी क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि वो लैंड एरिया को ही देख के रह रहे हैं। टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, द अंडरलाइन कर लो इसको, फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज शुड बी फाउंड आउट विच आर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, ठीक है। अभी से पढ़ते हैं ये क्या है कि अगर हम अच्छे से अगर हम बेटर इंसाइट मतलब अगर हम अच्छे से इसका आइडिया लें कि ह्यूमन और लैंड की रेशियो कितनी है, ठीक है, अगर हम देखा जाए कि अगर पॉपुलेशन का उस लैंड एरिया में प्रेशर कितना है, कितने लोग रह रहे हैं, और सिर्फ लैंड एरिया का मतलब ये तो नहीं होता है कि एक बड़ा सा मैदान हो गया वहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उस एग्रीकल्चर लैंड एरिया के ऊपर क्या कितने ज़्यादा प्रेशर आ रहे हैं, ठीक है, और कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से एज इट इज़ याद रखना है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। एक तो है कल्टिवेबल एरिया कि मतलब कल्टिवेबल एरिया अगर है यहाँ पे तो कितनी लैंड एरिया जो है यहाँ पे कल्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लैंड तो होते हैं जिनको ठीक से वहाँ पे एग्रीकल्चर की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। तो उस कल्टिवेबल लैंड पे कितनी पॉपुलेशन की प्रेशर है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, कि अब जो कल्टिवेबल एरिया है उसमें से भी कितना पार्ट जो है वहाँ एक्चुअली में एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो उसके ऊपर वो प्रेशर पॉपुलेशन की। एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है उसे भी आप देखोगे, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, मतलब जितने एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, मतलब जो एग्रीकल्चर ही करने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, उसको अगर कंपेयर करेंगे नेट कल्टिवेबल एरिया पे जो यहाँ पे था, मतलब कितना अवेलेबल है लैंड खेती करने के लिए, और लोग भी एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में सब आ जाएंगे, बच्चे बूढ़े, जो कोई कुछ नहीं कर रहा है वो भी आ जाएंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है उसको देखिए कितने लोग हैं, जो कल्टिवेबल एरिया है उसके मुकाबले एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन कितनी है, क्या सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं, ऐसा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर हैं ये डिटरमाइंड करता है कि उस एरिया में पॉपुलेशन की प्रेशर कितनी है, ठीक है। ओके।
तो ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन ज़्यादा ही होने वाली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना है। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे 2000 अगर हम देखें तो 2001 में और 2011 में कितनी चेंजेस आई हैं पॉपुलेशन की, क्या घटा है पॉपुलेशन, क्या बढ़ा है, ये सारी चीज़ें जो हैं दो टाइम पीरियड के बीच में जो बताता है उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो नंबर में चेंज आया है। इट्स रेट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। याद रखना कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमेशा परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का दो कंपोनेंट है, एक है नेचुरल और दूसरा है इंड्यूस्ड, ठीक है। तो नेचुरल में आ जाता है द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। याद रखना कि दो कंपोनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के होते हैं, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। नेचुरल में आ जाता है बर्थ एंड डेथ रेट और इंड्यूस्ड में आ जाता है आपका माइग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है नेचुरल। इंड्यूस्ड कंपोनेंट जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया, मतलब कि वही माइग्रेशन कि कितने लोग आए और कितने लोग गए, उनकी मूवमेंट जो होती है वो इंड्यूस्ड कंपोनेंट कहलाती है। हाउएवर इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, केवल नेचुरल वाला ही एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट से। ओके, डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। अगर हम आज से 10 साल की पहले की बात करें या हर साल की बात करें, एनुअल बात करें, तो उसमें हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और ये हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.6, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ रेट को किस में कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज में। तो हमारे हर साल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें कितने चेंज आते हैं, 1.64% के चेंज आते हैं और वो चेंज हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, इसका ये मीनिंग एज इट इज आ जाता है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है, टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे 2025 चल रहा है और इसके 2025 के बाद अभी जितनी पॉपुलेशन है उसके बाद कितना साल ले रहा है, क्या 4 साल ले रहा है, 5 साल ले रहा है, 10 साल ले रहा है या 1 साल में ही वो जो पॉपुलेशन 2025 में है वो डबल हो जा रही है, ठीक है। अब वो डबल कितने भी टाइम पीरियड पे हो सकती है। जब वो डबल हो जाती है पॉपुलेशन, जैसे आज आपका अभी मान लो 140 करोड़ है, हाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी इसका डबल हो जाएगा किसी टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, आफ्टर 50 ईयर्स भी हो सकता है। तो वो जब टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। मतलब ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का जो आप टॉपिक है इसी को देख के आप समझोगे कि पॉपुलेशन उसका डबलिंग होने का टाइम, ठीक है। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड। क्योंकि ग्रोथ पॉपुलेशन यही चीज़ों से मिला हुआ है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। तो हमेशा आप देखोगे कि लास्ट 1 century, आज से 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो जो पॉपुलेशन है वो हर साल में कितना बर्थ हो रहा है, कितना डेथ हो रहा है, कितना माइग्रेशन हो रहा है, उस पर ही क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और वही एक ट्रेंड सेट करता है। देयर आर 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड। 4 टाइप के ग्रोथ जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं ये पीरियड में, ठीक है। कौन कौन से है देखते हैं। अब ये देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हमने कंपोनेंट्स पढ़े और कंपोनेंट्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि अब ये 100 साल पहले से अभी तक देखा जाए तो हर साल में बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, उस वही पॉपुलेशन का असली ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन करता है। तो इसको 4 फेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब ये 4 फेजेस को थोड़ा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फेज़ 1 पढ़ते हैं, पीरियड 1901 से 1921। तो 1900 सेंचुरी से हम देखते हैं कि क्या चल रहा है ट्रेंड 1921 तक, ठीक है। तो दिस इज रिफर टू एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी। इसको अंडरलाइन कर लो, स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि स्टैग्नेंट है, अभी रुका हुआ है, मतलब कुछ अभी इसका ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो। ग्रोथ रेट काफ़ी कम था इस टाइम पीरियड पे, इसलिए अभी स्टैग्नेंट ही है, मतलब एक जगह पे ही टिका हुआ है, फिक्स्ड है। इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं, डिक्रीजमेंट हो रही है। ड्यूरिंग 1911 से लेकर के क्या 1921 यहाँ तक तो बिल्कुल ही क्या है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज ज़्यादा हो रही है। डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। मतलब जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट हो रही है, मतलब अगर कोई जन्म ले रहा है तो उतने ही लोग मर भी रहे हैं, तो दोनों ही काफ़ी हाई है। बर्थ रेट जितना बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए डेथ रेट आगे आगे खड़ा हो गया, जिससे कि क्या है, क्या हो रहा है, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, इसलिए इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इंक्रीज तो तब होगा ना जब डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ फेज़ 1 में क्या होगा। अब इसका रीज़न क्या है, पुअर हेल्थ, लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है मेडिकल सर्विसेज की, पुअर हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन है, इलिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन एट पीपल एट लार्ज, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, उनको प्रॉपर्ली फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, अदर बेसिक चीज़ें सैनिटेशन वगैरह जो होते हैं
या अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो नहीं है उनके पास, जिस वजह से हाई बर्थ और डेथ रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फेज़ 2 में आ जाते हैं 1921 और 1921 से 1951 तक, ठीक है, यानी कि इस टाइम पीरियड पे हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो हो चुकी है। दिस इज रिफर्ड टू एज पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे स्टैग्नेंट था, यहाँ पे स्टडी है। स्टडी होता है रेडी स्टडी एंड गो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंक्रीज डिक्रीज भी उधर देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। तो अब क्या है कि इंप्रूवमेंट आया है हेल्थ में, बहुत अच्छी बात है, सैनिटेशन में ये भी बहुत अच्छी है, साफ सफाई वगैरह में, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी रेट का सीधा सीधा मतलब है डेथ रेट, कभी भी कंफ्यूज मत होना, मोर्टैलिटी रेट और डेथ रेट दीज बोथ आर सेम। अगर कहीं मोर्टैलिटी रेट आ गया तो याद रखना ये डेथ रेट ही कहलाता है, ठीक है। तो मोर्टैलिटी रेट में काफ़ी कम देखने को मिला, मतलब डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोगों तक सारे सामान पहुंच रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप हुआ है, ठीक है, तो लोगों को वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड, और बर्थ रेट यहाँ पे क्या है, हाई चल रही है, ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पॉपुलेशन। रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट दैन द प्रीवियस। फेज 1 से कंपेयर किए तो यहाँ पे पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट हो रही है। दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। इंडिया की ये बात कर रहे हैं हम, इसलिए जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में कभी भी ब्रिटिश का साथ नहीं दिया, ठीक है, और किसी भी कंट्रीज़ का, ना एलिस का, ना एक्सिस पावर का, किसी का भी नहीं। तो लेकिन यही था कि बस ये था कि हमारे जो यंग सोल्जर्स थे वो यूज़ हो रहे थे वॉर में। तो एज सच, और इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया वो बेसिकली यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही आया था, 1929 में आया था, तो वो उन लोग को काफ़ी इफेक्ट किया। हम हमारे ईस्टर्न मोस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कम इम्पैक्ट किया। तो ये दोनों चीज़ों के आने के बावजूद भी इंडिया का पॉपुलेशन क्या था, नॉर्मल स्टेडी था, इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, बिकॉज ये दोनों का इम्पैक्ट एज सच इंडिया पे उतना नहीं पड़ा, ठीक है। नाउ फेज 3 में आ जाते हैं 1951 से अब 1981। दे आर रिफर्ड टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी अंडरलाइन कर लो। ये एक एक वर्ड वाला जो है ना, कि पहला वाला स्टैग्नेंट, दूसरा वाला स्टेडी, तीसरा वाला एक्सप्लोजन, याद रखना। दिस वॉज कॉज्ड बाई ए रैपिड फॉल इन मोर्टैलिटी रेट, मतलब अब डेथ रेट में यहाँ पे काफ़ी कमी आ गई, मतलब प्रीवियस फेज 2 से फेज 3 अच्छा चल रहा है, ठीक है। नाउ बट अ हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब, जैसे मोर्टैलिटी रेट डेथ रेट को बोला गया है, फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट है, तो दोनों सेम है, फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि डेथ रेट क्या है, काफ़ी कम हो रही है, मतलब लोग जी रहे हैं ज़्यादा, और उसके अपोजिट बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एवरेज एनुअल बर्थ ग्रोथ रेट जो हो रही है वो 2.2% की हो रही है, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड साइन। सो इस टाइम पीरियड पे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें आप देखोगे कि 1950s के अराउंड क्या हुआ था, हमारे इंडिया में प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सारे जो लीडर्स थे हमारे इंडिया के, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक लोग जो थे अपने अपने काम में जुट गए थे, तो वो लोग प्लानिंग करते थे, ठीक है, कि अभी कंट्री को हर एक प्रॉब्लम को देखते हुए कैसे ठीक करना है। तो इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप इंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल एट लार्ज, तो उस पर उन्होंने काम किया, सब लोगों ने, सारे लीडर्स ने, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंप्रूवमेंट आने लगा लोगों के लिविंग कंडीशन में। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी की आगे बढ़ती है तो उसको, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एज है वो भी क्या होगी, कंपैटिबल रहेगी, वो अंडर एज में उसकी सडन डेथ या ऐसे कुछ नहीं हो सकती है, बिकॉज द लाइफ स्टाइल हैज़ चेंज्ड। कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट। ऑब्वियसली बात है, इतने सारे काम किए जाएंगे तो बर्थ रेट तो अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। बिसाइड इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high growth rate। ये भी याद रखना कि इस टाइम पीरियड पे जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, तो उस टाइम पीरियड पे ये लोग जो और भी जो रेफ्यूजीज़ वगैरह जो दूसरे कंट्री से बच करके आए वो हमारे इंडिया में आज भी रह रहे हैं। तो वो उन लोगों के आने की वजह से भी, जैसे तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज हो गए, तो उन लोग के आने की वजह से भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी हाई हो गई। लास्ट है फेज 4, 1981 से लेकर के जो लास्ट का था वो अभी प्रेजेंट तक क्या है। ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ठीक है, जो धीरे धीरे करके ग्रोथ रेट जो हमारी कंट्री की थी, जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी जो हाई चल रही थी, अब धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वो अब क्या होने लगा, कम होने लगा। अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि बर्थ रेट जो है उसमें क्या आने लगा, डाउनवर्ड ट्रेंड आने लगा, मतलब धीरे धीरे कम होने लगा बर्थ रेट, ठीक है, मतलब बर्थ रेट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि लोग कम जन्म लेंगे और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। अब दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन मीन एज ऑफ मैरिज। अब धीरे धीरे करके, अब इसका रीज़न भी होगा इसके पीछे कि ऐसा क्यों हुआ, फेज़ 1 में तो बिल्कुल अलग था और यहाँ भी बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि क्या होने लगा, मीन एवरेज एट मैरिज, मतलब मैरिज को लेकर के लोग काफ़ी कंसर्न हो गए कि ज़्यादा अर्ली मैरिज नहीं करनी है, ठीक है, और मतलब कि ज़्यादा अर्ली मैरिज करने से जो बर्थ है, मतलब चाइल्ड बर्थ है, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पीपल बिकेम वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। इम्प्रूव ओके
देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होने लगी। तो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने लगी तो मतलब एजुकेशन पे ध्यान देने लगे, फीमेल का लिटरेसी जो है वो उस पर काम करने लगे। तो फीमेल भी एजुकेटेड हो गई, उनको पता चल गया कि हाँ अर्ली एज में मैरिज करने के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो उनको अगर कोई भी हायर जॉब परस्यू करनी है तो वो उस टाइम पीरियड तक मैरिज नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली एजुकेशन का भी बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो फेज 4 में कम हुई। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउ वेर स्टिल हाई इन द कंट्री, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, अभी भी हाई ही है। ठीक है, और अब तो नंबर 1 पे है इंडिया पॉपुलेशन पे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाई 2025। ठीक है, वो ऑलरेडी टच कर चुका है। अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएन का बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस्टिमेट किया है इसने, पर ये ऑलरेडी हो गया। एनालिसिस डन सो फार शोज द एवरेज ग्रोथ रेट, बट द कंट्री ऑल्सो हैज़ वाइड वेरिएशन इन ग्रोथ रेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर विच इज़ डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, अब जो अभी हमने पढ़ा वो तो ये ग्रोथ रेट के बारे में था। ठीक है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई जा रहा है, ठीक है, या एक जगह स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भी जो है ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स में कम है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जो ये फेजेस पढ़े ये तो ओवरऑल इंडिया का था, लेकिन ये रीजनल वेरिएशन मतलब हर एक एरिया का बता रहा है। अब एरिया मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं बताएगा, स्टेट वाइज जो है वो थोड़ा सा बताया गया है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेट में भी तो कंपेरिजन होता है ना कि स्टेट अपने आप पे क्या काम कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, ओके। So, the growth rate of population during 1991-2001 in Indian states and UTs show very obvious pattern. जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये देखो आप जितने भी हैं ये सारे सदर्न स्टेट्स हैं, इन्होंने लो ग्रोथ रेट यहाँ नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज में होगा। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपने जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छे से किया, और 20% से ज़्यादा 10 साल के अंदर अंदर बढ़ने ही नहीं दिया, मतलब ग्रोथ रेट नॉर्मल थी यहाँ पे। केरला रेट रजिस्टर किया सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट, मतलब 9.4 ही ग्रोथ रेट जो है इसकी केरला में हो रही है। नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट बट ऑल्सो इन द कंट्री एज आउट। पूरे कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो केरला की सबसे कम क्या है, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री हैज़ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट दैन दी सदर्न स्टेट्स। देखिए यही तो प्रॉब्लम, मतलब सदर्न स्टेट्स जो हैं ये इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं हमेशा ना पार्लियामेंट में कि डीलिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। वेयर एज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अंधाधुंध बढ़ाते गए। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे नेता लोग भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि हर एक पर्सन, हर एक जितने भी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो चुने जाते हैं। तो उन लोग के हिसाब से नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा सीट मिलेगी लोकसभा में, है ना। और सदर्न स्टेट्स क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करके बैठे हैं तो इनके पास इतने जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, मतलब उनका ये पॉलिटिकली भी है। ठीक है, तो ये देखा जाए कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन पे काम किया और वो क्या कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली। और जो नॉर्थ इंडिया है वो पॉपुलेशन पे काम ही नहीं किया, इस वजह से वहाँ पे लोग बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी स्टेट का 80 से 120 सीट हो जाएगी लोकसभा में, और केरला में 30 थी पहले, अभी 31 या 32 ही होगी, तो उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट जो है, जो झगड़े हैं, ये चलते रहते हैं नदर्न और सदर्न स्टेट्स में। ठीक है, और इसका मूल कारण क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग इनटू द सेम लाइन ओनली कि क्या है एक्चुअली में प्रॉब्लम। ओके, इट इज़ इन दिस बेल्ट कंप्राइजिंग, ये जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, ये जितने भी स्टेट्स आपको देखने जो नॉर्थ हैं और सेंट्रल इंडिया वाले जो हैं, इनका हमेशा एवरेज जो ग्रोथ पॉपुलेशन है ये 20 to 25 रहता ही रहता है, इससे भी ज़्यादा ही आप समझो। ठीक है, तो ड्यूरिंग 2001 to 11 द ग्रोथ रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूटीज हैव रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, नेमली 1991 to 2001। ऑब्वियसली बात है कि अगर इस ईयर से अगर हम इस वाले ईयर को कंपेयर करें तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, ओके, नो 1991 to 2001 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, ऑल जितने भी स्टेट्स थे सारे, और 2001 और 2011 में यूटी और स्टेट्स दोनों के ही पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गए। ठीक है, वेयर एज 1991 से 2001 देखिए तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिख रही थी। ठीक है, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, देखो 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन कौन से हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड एमपी, have all fallen
ड्यूरिंग 2001-11 कंपेयर टू, भी इनका भी पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा घटा है, ये सारे जो टॉप मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं इस टाइम पीरियड पे, मतलब 1991 2001 से 2001-2011 से थोड़ा घटा है, ठीक है। द फॉल बीइंग द लोएस्ट फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का काफ़ी कम घटा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी अच्छे से जारी है। हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, हल्की कम हुई है लेकिन फिर भी बढ़ रही है इन लोग, क्योंकि और एक्चुअली में कंपेयर करें तो ये तो बढ़ती हुई दिख रही है ना, 6.7% पॉइंट्स है। तमिलनाडु को देखें तो 3.9 परसेंटेज पॉइंट्स, और पुडुचेरी को देखिए 7.1 परसेंटेज पॉइंट्स हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज, इन्होंने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज देखा है, ठीक है, अपने स्टेट्स में पॉपुलेशन का ड्यूरिंग 2001-11 ओवर द प्रीवियस डिकेड। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, ये आपको समझना है अच्छे से, और जो स्टेट्स के नाम दिए गए ना, पॉपुलर स्टेट्स एंड परसेंटेज, दीज यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं पूछेगा कि ये सारी चीज़ों के बारे में लिखो, बट आपसे एमसीक्यू बेसिस पे या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट या फिर पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अनसीन वाले, तो वहाँ पर आपको आ सकता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट्स, ठीक है। जो एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जिनकी 10 से लेकर 19 साल तक की पॉपुलेशन ईयर्स की एज जो होती है, वहाँ पर काफ़ी इंक्रीज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। 20.9%, इसे याद रखना, बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लो, ये पूछ लेगा, ठीक है। 20.9% 2011 के अकॉर्डिंग ये इंक्रीजमेंट दिख रहा है, ये परसेंटेज। अमंग विच मेल एडोलेसेंट की पॉपुलेशन है 52.7%, ऑब्वियसली बात है, फीमेल की कम होगी 47.3%। Adolescent population though regarded as the youthful population having high potential, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखी हुई है कि जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है, यंग वाली 10 से लेकर 19 साल वालों की, उनको यूथफुल पॉपुलेशन बोला जाता है, और बोला जाता है इनके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जो आपकी एज चल रही है वो वाली एज ही है, ठीक है, कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें कि अगर उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया गया या उनको डायरेक्शन नहीं दिखाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे वल्नरेबल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे वाली भी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकता है फ्यूचर में अगर उसको सही से गाइड नहीं किया गया। देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलेसेंट्स आर कंसर्न, सम फॉर विच आर लोअर एट एज एट मैरिज। क्या क्या चीज़ों को लेकर के कह सकते हैं कि हाँ ये वल्नरेबल है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, ठीक है। तो जैसे अगर कम उम्र में शादी कर लेना, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कराना, ठीक है, स्पेशली फीमेल का एजुकेशन हो गया, स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं, 10 क्लास तक पढ़ लिया, हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली, उसके बाद नहीं करेंगे। लो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन है। हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टैलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स, जो 10 से 19 साल तक में शादी कर लिया है जिन्होंने, उनका जो मोर्टैलिटी रेट, मतलब उनका डेथ रेट जो है वो काफ़ी दिख रहा है, मतलब जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सारे एडोलेसेंट मदर की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ देयर। हाई रेट ऑफ HIVs एंड एड्स इन्फेक्शन, ये भी एक रीज़न है। फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, शारीरिक या मानसिक कोई प्रॉब्लम। रिटार्डेडनेस मीन्स कोई भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिज्म, ठीक है, जैसे गलत चीज़ों में अगर चले गए, जिसमें कुछ एक हैबिट बन गई है जो कि एक बैड हैबिट है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ क्राइम्स एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब कि कोई भी क्राइम वगैरह भी कमिट जो होती है वो कर सकते हैं 10 to 19 ईयर्स वाले एडोलेसेंट्स, ठीक है। ये सारे रीजंस है कि इस वजह से जो है सोसाइटी में ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ दीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन। एडोलेसेंट ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छे से एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, ताकि जो उनका जो टैलेंट है वो अच्छी तरीके से चैनलाइज हो पाए, लोग समझ पाए और वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। इसलिए नेशनल यूथ पॉलिसी अंडरलाइन कर लो इसको। नेशनल यूथ पॉलिसी एक एग्जाम्पल है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि यूथ का ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और वो कुछ नया स्किल सीखेंगे जिससे उनको में इंटरेस्ट होगा और वो आगे जो है उस पैशन को बढ़ाएंगे। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, फरवरी 2014 में। प्रपोजेस अ होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। यूथ ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए इनका मकसद क्या है, टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, मतलब अपना पूरा पोटेंशियल जो है यूज़ करना, एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइंड इट्स राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन, मतलब उनके थ्रू जो है इंडिया अपना स्टैंड जो है वर्ल्ड के सामने बना सकता है, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ नेशन मतलब जो भी आसपास के जितने भी नेशन हैं, ठीक है, उनमें इंडिया को खड़ा किया जाए तो वो वहाँ पे एक पावरफुल कंट्री की तरह नजर आएगा। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 हैज़ आइडेंटिफाइड यूथ हैज़ पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। ये तो एडोलेसेंट्स की पॉपुलेशन है, ये तो अलग ही है, लेकिन NYP जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेकर के आया, उनका यूथ से का मतलब क्या है, 15 से 29 साल के तक के बीच में जो लोग हैं उनको यूथ बोल दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसीज को भी अंडरलाइन कर लो, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। एक साल के बाद ये वाला जो स्कीम है ये लेकर के आया गया। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्किलिंग जो है, मतलब जो कोई भी काम सीख करके, हाथ का काम, मशीन का काम सीख करके आप उसको आगे बढ़ाना है, स्किल डेवलप करना, एंड टू अलाइन दीज टू कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड लिंक स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स, मतलब और उस स्किल को सीख करके जो मार्केट की डिमांड है या फिर अगर अपने खुद से कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिजनेस, तो वो कर सकते हैं। इट अपीयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री। तो इस तरीके से हमें डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो है वो क्या है, स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जो है पॉपुलेशन
बढ़ते हुए और अलग अलग कैटेगरी के फीमेल मेल एडोलेसेंट ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। वो भी हाईलाइट करता है कि हमारे इंडिया के सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ पॉपुलेशन की हो रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर इनसाइट इनटू द ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू लुक इनटू द सोशल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम इतना कुछ देख रहे हैं कि कितना कैसे ग्रोथ हो रहा है, क्या पैटर्न है, ठीक है, कितने एज ग्रुप में कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब पूछेगा, आपको डेफिनेशन याद रखना है, आगे के 2-3 लाइन जो दिए हुए हैं पॉपुलेशन से लेके कैरेक्टरिस्टिक, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा तक, ये याद रखना। ये क्या है, एक डिस्टिंक्ट फील्ड है, स्टडी करता है कि पॉपुलेशन जोग्राफी को, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया गया है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि उस पॉपुलेशन में कितने टाइप के कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है, एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, जहाँ पे रहते हैं वो वाला एरिया हो गया, कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं, कौन से रिलीजन बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं क्या, लिटरेसी क्या, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, कोई बीटेक है ना, और ऑक्यूपेशन क्या है, कोई स्कैवेंजर है, ठीक है, कोई सर्वेंट है, तो कोई ऑफिसर है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन शो करता है पॉपुलेशन का, अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग कैटेगरी के लोग। In this section, composition of Indian population with respect to their rural urban characteristic, language, religion and pattern of occupation will be discussed. ये वाले सेक्शन में इसी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। सारी चीज़ें दी हुई हैं वैसे तो, लेकिन ये जो अभी है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब रूरल और अर्बन एरिया के लोग कितने हैं कितने नहीं हैं, अलग अलग लैंग्वेज के कितने लोग हैं, रिलीजन के कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, और सबका पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कौन सा टाइप का जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज हम रूरल अर्बन कंपोजिशन ही कवर करेंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन जो है वो कल नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। अभी रूरल अर्बन कंपोजिशन करते हैं। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो उनके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके पता लगाई जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की विलेज पॉपुलेशन, जिसको रूरल पॉपुलेशन बोलते हैं, 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 68.8% है। इसे एक्जैक्टली याद कर लेना है क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है कि 2011 के अकॉर्डिंग रूरल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, 68.8% है, ठीक है। अच्छा, डू यू नो दैट इंडिया है 6,40,867 विलेजेस, मतलब इतनी विलेजेस हैं, ये भी याद रखना, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ विच 5,97,608, 93.2% जो है दे आर इनहैबिटेड विलेजेस, मतलब लोग इनहैबिटेड विलेजेस मतलब लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतने में से इतने लोग अभी इसमें हैं, बाकी का उतना डेटा नहीं पता क्योंकि कई डेटा बहुत ज़्यादा इंटीरियर हैं, इसलिए उन नहीं पता। हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ये हर एक इंडिया में हर एक जगह पे हमारे कंट्री में अलग अलग तरीके से फैला हुआ है, एक जगह एक जैसा नहीं है। तो यू माइट हैव नोटेड दैट द स्टेट्स लाइक बिहार, जैसे बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, इनके पास रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब विलेज एरिया के लोग ज़्यादा रहते हैं। स्टेट्स गोवा हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ठीक है, इन लोग के पास जो विलेज एरिया के लोग हैं रूरल पॉपुलेशन ये काफ़ी कम होती है, यहाँ पे सिटी वाले ड्वेलर्स ज़्यादा होते हैं जो सिटी में रहते हैं। यूटी के अकॉर्डिंग देखें, दे हैव ए स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यूनियन टेरिटरीज में क्या है, रूरल पॉपुलेशन काफ़ी कम है। दादरा एंड नगर हवेली में क्या है, ज़्यादा है, 53.38 है, अदरवाइज बाकी सारे यूटी में कम है। साइज ऑफ विलेजेस ऑल्सो वेरी कंसिडरेबली, उस विलेज का साइज कितना है वो भी मायने रखता है। इट इज़ लेस देन 200 पर्सन्स इन द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ। मतलब अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेंसिटी देखें तो रूरल एरिया 200% से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, 200% से कम ही लोग आपको हिल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पहाड़ी वाला एरिया होता है, जो राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो कि डेजर्ट वाला एरिया है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ठीक है, तो दे हैव एंड हैज़ हाई एज 17,000। अब देखो स्टेट्स ऑफ केरला एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, वही अगर हम कंपेयर करें केरला को और महाराष्ट्र को, तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन काफ़ी क्या है, ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में, अगर यूटी के कंपैरिजन में देखें तो। अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिवील्स दैट बोथ एट इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल्स द रिलेटिव डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन एक्सटेंट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें कि अगर अच्छे से हम एग्जामिन करें ये सारी जो चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में अगर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे को कंपेयर किए करें, या इंटर स्टेट मतलब अगर हम एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करें, तो हमेशा हमें दिखाई देता है कि उस जगह का अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है, ठीक है। तो जब वहाँ पे अर्बनाइजेशन का लेवल जो होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने लोग रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, और जितने लोग रूरल से अर्बन एरिया में जाएंगे तो रूरल एरिया में काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि अच्छा अब रूरल की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये अर्बनाइजेशन, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन पे काफ़ी डिपेंड करता है। You have noted that contrary to rural population proportion of urban population, देखो ठीक 68.8% आपका रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है, तो उसी के अपोजिट 31.16% कहाँ है, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। इज क्वाइट लो, ऑब्वियसली बात है, कंपेयर करें तो ये लो है, बट इट इज शोइंग अ मस्ट फास्टर रेट, अब धीरे धीरे करके ये भी बढ़ रहा है अर्बन पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेलरेटेड ड्यू टू, अब ये ऑब्वियसली बात है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अर्बन एरियाज में काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हो गया है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ गए हैं, हाइजीनिक कंडीशन, न्यूट्रिशन वगैरह पे केयर किया जा रहा है, फूड आइटम्स वगैरह पे, तो इस वजह से क्या है कि
इनका जो अर्बनाइजेशन ग्रोथ है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू एज इन द केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैज़ अ वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द कंट्री. तो अर्बन एरियाज़ को भी अगर हम देखें, टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग दिखाई देती है. ठीक है. इट इज़ हाउ एवर नोटिस दैट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन अर्बन. तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, चाहे हम यूटी को देखें चाहे स्टेट्स को देखें, दोनों में ही हमें अर्बन पॉपुलेशन की जो इंक्रीजमेंट है वो दिखाई देती है. ठीक है. अच्छा, दिस इंडिकेट बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज. इसका मतलब यही है कि अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकली डेवलप है. ठीक है. और रूरल से अर्बन माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली बात है, अर्बन एरियाज़ क्या होंगे, डेवलप होंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी. रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या कॉन्स्पिक्यूअस इन द केस ऑफ अर्बन एरियाज अलॉन्ग द मेन रोड लिंक्स एंड रेल रोड्स इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ अराउंड कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर. आप देखो ये जितने भी जगह का नाम दिया है सिटीज़ का एंड कैपिटल स्टेट्स के कैपिटल्स का, तो ये देखो कि ये रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है, ये रूरल से अर्बन माइग्रेशन जब लोग कर रहे हैं तो इन मेन रोड्स वगैरह और नेटवर्क के रेलवेज़ के हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं. तो ये सारे जो सिटीज़ हैं यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे माइग्रेशन और पॉपुलेशन बढ़ रही है. इन द एग्रीकल्चरली स्टैग्नेंट पार्ट्स ऑफ मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अलॉन्ग द फ्लड prone एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड अलॉन्ग ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, द डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ रिमेन लो. तो ये सारी जगहों पे कंपेयर किया जाए, यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क नहीं है, रेल रोड सभी फ्लड प्रॉन एरिया है, मतलब फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं. तो यहाँ पे अगर रोड का कंस्ट्रक्शन भी होता है तो वो डैमेज हो जाता है. तो यहाँ पे अभी अर्बनाइजेशन का जो डिग्री है या रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो अभी यहाँ पे कंपेरेटिवली लो है. अदरवाइज ऊपर की जितने भी आप सिटीज़ देख रहे हो जलंधर तक, दे आर वेरी वेरी हाई इन अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है. अभी इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो नेक्स्ट हम रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन.